My name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 9 Maths NCERT and we are doing chapter number 5 on Introduction to Euclid's Geometry. So in our last video we discussed Euclid's axioms. Euclid के हमने axioms discuss किए थे, 7 axioms हमने discuss किए थे और आज हम उसके आगे यूक्लिड्स के postulates discuss करने जा रहे हैं. तो यूक्लिड ने 5 postulates दिए थे. यहाँ पे आपको अभी 4 postulates मैंने लिखे हैं. फिफ्थ में इनको डिस्कस करने के बाद मैं फिफ्थ वाला आपको बताऊंगी. तो जो यूक्लिड का फर्स्ट पोस्टुलेट जो था, इट सेज कि अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. एक स्ट्रेट लाइन, मैं फर्स्ट पोस्टुलेट का आपको बता रहा हूं, एक लाइन से दूसरे पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है. ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है. तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है. कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें, इनके बीच में आप एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं. इसी से एक एक्सियम भी आता है कि गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम. कोई भी 2 अलग पॉइंट्स होंगे, उनके थ्रू सिर्फ एक ही लाइन जो है वो पास होगी. जैसे कि आपने 2 पॉइंट्स ले लिए A एंड B. अब इनके बीच में ये एक ही लाइन आएगी AB. बाकी जो ऐसे लाइन बनाइए, ऐसे बनाइए, लेकिन जो दोनों पॉइंट्स के बीच में सिर्फ देयर विल बी ओनली वन यूनिक लाइन. इनके बीच ये पॉइंट लाइन तो कितनी भी बना सकते हैं एक पॉइंट से, लेकिन 2 पॉइंट्स के बीच में देयर विल बी ओनली वन यूनिक लाइन जो दोनों पॉइंट्स को पास करेगी. तो ये आपका फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है. सेकेंड पोस्टुलेट है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली. टर्मिनेट मतलब खत्म होना, जो खत्म हो गई लाइन. तो अगर आपकी कोई भी लाइन है तो वो ये लाइन है आपकी, तो इनको आप दोनों ही साइड पे कहीं कितना भी आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. कोई एक लाइन को, एक टर्मिनेटेड मतलब जो ये अब एक लाइन थी, इसको आप दोनों साइड्स पे इनडेफिनेटली कितना भी उसको आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं, आगे एक्सटेंड कर सकते हैं. तो ये आ गया आपका सेकंड पोस्टुलेट. अब जो थर्ड पोस्टुलेट है, द थर्ड पोस्टुलेट सेज अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. अब ये तो आपको होता है कि आप कहीं भी सेंटर मान लीजिए, कितना ही मान लीजिए, ये आपने सेंटर लिया, कितना भी, चाहे 1 सेंटीमीटर लीजिए, चाहे 2 सेंटीमीटर लीजिए, और उससे आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं विद द यूज ऑफ अ कंपास. तो अ सर्कल कैन बी ड्रॉन, कोई भी सेंटर, कहीं भी सेंटर लिया, फिर एक रेडियस ले लिया, कहीं भी सेंटर लेके कितनी ही रेडियस का आप कितना ही बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, छोटा सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, यू कैन ड्रॉ अ सर्कल विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. ये आपका हो गया थर्ड पोस्टुलेट. फोर्थ पोस्टुलेट है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. अब जो राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है. तो कहीं पर भी 90 डिग्री का अगर एंगल है तो वो एक दूसरे के इक्वल ही होंगे, क्योंकि 90 डिग्री का ही एंगल आपने बनाया है. तो ये जो थे, ये आपके 4 पोस्टुलेट्स हो गए. अब मैं इसके बाद आपको फिफ्थ पोस्टुलेट बताने जा रही हूँ. ये आपके 4 पोस्टुलेट हो गए. 5 पोस्टुलेट्स दिए थे यूक्लिड ने, और अब हम इसका फिफ्थ पोस्टुलेट, जो इसका लास्ट पोस्टुलेट है, वो करने जा रहे हैं. तो जो फिफ्थ पोस्टुलेट है, उसमें वो कह रहे हैं कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएं, फिफ्थ पोस्टुलेट की आप स्टेटमेंट जो है वो एनसीईआरटी बुक में भी दी गई है. मैं इसका आपको रिप्रेजेंटेशन करके बता रहा हूं. एक आपने ये बनाई लाइन, ठीक है, ये आपने एक लाइन बनाई. अब ये 2 लाइंस बनाई हमने, ए और बनाई ये एक लाइन, ठीक है. ये पी क्यू एक लाइन हो गई, ये एक हो गई ए और बी, और इधर हमने लिख दिया सी एंड डी, ठीक है. तो अब एक ये एंगल 1 है, एक ये एंगल 2 है. तो अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 is less than equal to 180 degree, then AB and CD will intersect
on the left side of PQ, on the left side of PQ. ये एक आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये ए बी एंड सी डी जो है ये दो है। अब ये ऐसे किधर इंटरसेक्ट, कहां पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी? अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम है अगर वो लेस देन 180 डिग्री है, तो जिस साइड पे लेस देन 180 डिग्री है उसी के लेफ्ट हैंड साइड पे ये इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसकी जो है आप स्टेटमेंट जो है वो एनसीईआरटी की मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो एनसीईआरटी बुक में इसके लिए जो स्टेटमेंट दी गई है कि if a straight line falling on two straight lines makes the, if a straight line falling on two straight lines, एक straight line है, it is falling on two straight lines say AB and CD, makes the interior angles on the same side, अगर ये जो दो interior angles इसी साइड, सेम साइड ही है, एक ही ये वाली साइड है, इन पे ये जो दो इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं अगर उसका सम जो है वो अगर लेस देन 180 डिग्री है, अगर इसका लेस देन 180 डिग्री है या लेस देन 2 राइट एंगल्स है, लेस देन 2 राइट एंगल्स है, तो आपकी जो स्ट्रेट लाइंस हैं, तो ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं अगर आप इनको आगे एक्सटेंड करते हैं, अगर आप इनको इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, मतलब अगर आप इनको एक्सटेंड करते हैं तो दे विल मीट ऑन दैट साइड, तो ये किस साइड पे मीट करेंगी? ये उस साइड पे मीट करेंगी जहां पर कि एंगल का जो सम, दोनों इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो लेस देन 180 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए ये इधर की साइड होता तो ये उधर की साइड, अगर इनडेफिनेटली हम एक्सटेंड करते तो ये उधर की साइड तो करते। तो ये इसका पोस्टुलेट नंबर 5 है। ठीक है, ये हो गया पोस्टुलेट नंबर 5। तो हमने 5 यूक्लिड्स के 5 पोस्टुलेट्स डिस्कस किए। ठीक, अब जो नेक्स्ट है वो एक टर्म आ रही है इसमें कि आप अ सिस्टम ऑफ एक्सियम्स इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ एक्सियम्स, अ सिस्टम ऑफ एक्सियम्स, इसको आप कंसिस्टेंट कब बोलते हैं? इसको आप कंसिस्टेंट तब बोलते हैं जब आप कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते जो कि उसमें से जो भी एक्सियम्स है उनको कॉन्ट्रडिक्ट करे। ठीक है, सो अ सिस्टम ऑफ एक्सियम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट इफ इट इज इम्पॉसिबल टू डिड्यूस। अगर आप उनमें से कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट ना निकाल पाए जो कि उन एक्सियम्स को कॉन्ट्रडिक्ट करे, देन वी से दैट अ सिस्टम ऑफ एक्सियम्स इज कंसिस्टेंट। ठीक है, कोई भी वो उसको कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब कि वो फॉल्स हो जाए, कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब कि वो फॉल्स हो जाए, तो जो सिस्टम ऑफ एक्सियम्स होगा उसको आप कंसिस्टेंट बोलेंगे, क्योंकि आप उसमें से एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं निकाल पाए जो कि उनको फॉल्स प्रूफ करे या जो कि उनको कॉन्ट्रडिक्ट करे। और उसके बाद एक उन्होंने टर्म दी थी यूक्लिड्स ने कि भाई थ्योरम्स या प्रोपोजिशंस। अब थ्योरम्स और प्रोपोजिशंस जो क्या थे कि थ्योरम और प्रोपोजिशंस ये हैं कि भाई आपके पास बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं और यूजिंग डिडक्टिव रीजनिंग आपने कुछ रिजल्ट निकाले। तो इन्होंने यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग, अब डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है? डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है कि हमने कुछ ऑलरेडी प्रूव्ड फैक्ट्स ले लिए या ऑलरेडी एजम कर लिए कि भाई ये ऐसा ही होता है, और उसके बेसिस पे आपने उसको एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन में निकाल दिया। तो मैं सिर्फ आपको एक डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब बता रही हूँ। जैसे अगर आपने पढ़े हैं अपने फॉर्मूले, भाई x प्लस वाई द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है पहले से ही। इससे हमने क्वेश्चन दे दिया गया है कि भाई 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर आपको निकालना है। तो आपने क्या किया, ये ऑलरेडी आपके पास नोन एक प्रूफ है और उससे आपने अपना स्पेसिफिक सॉल्यूशन निकाल लिया। ठीक है, और एक टर्म है जो कि मैं बता रहा हूँ जो कि अभी यहाँ यूज नहीं हो रही है, आगे जाके आपको हायर क्लासेस में एक होती है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि आपको पहले बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कि भाई आपको मान लो एक 2x प्लस 3 दे दिया, ठीक है,
एक आपको दे दिया कुछ भी y+4 दे दिया, फिर वहां से एग्जाम्पल से लेके आप एक अपने फॉर्मूले पे आए, बहुत सारी चीजों से आप एक उस पे आए, फॉर्मूला आपने निकाल लिया या थ्योरम आपने निकाल ली, तो दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग इसका ऑपोजिट होता है, आपके पास पहले से ही नोन फैक्ट्स होते हैं, भाई ये है, और उससे आप अपना स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यूजिंग द डिडक्टिव रीजनिंग आपने कुछ और रिजल्ट्स निकाल लिए, और उन सारी स्टेटमेंट्स जो आपने निकाली यूजिंग द डिडक्टिव रीजनिंग, दे आर कॉल्ड एज द थ्योरम और द प्रोपोजिशंस इन यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो ये हो गया। अब यूक्लिड ने जो थे वो 465 प्रोपोजिशंस दिए थे, जिसको कि सबको आपको स्टडी नहीं करना है, अभी जो है आपके लिए इतनी चीजें हैं। तो एक हो गया आपके पास कंसिस्टेंट एक्सियम्स, सिस्टम ऑफ एक्सियम्स को आप कंसिस्टेंट कब कहते हैं, व्हेन you cannot, when it is impossible to find a statement that is contradictory to any of the axiom, जो कि आप कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं जो कि उन एक्सियम्स को फॉल्स प्रूव करे, तब आप बोलते हो अ सिस्टम ऑफ एक्सियम्स इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। फिर थ्योरम्स और प्रोपोजिशंस क्या होते हैं कि आपके पास बहुत सारी स्टेटमेंट्स थी, उनसे आपने और फर्दर यूजिंग डिडक्टिव रीजनिंग आपने और स्टेटमेंट्स एंड रिजल्ट्स निकाले, जिसको कि उन्होंने थ्योरम का नाम दिया। 465 प्रोपोजिशंस और थ्योरम्स यूक्लिड्स ने करी थी, जो कि हमें लो सारी नहीं करनी है। मैंने बता दिया आपको डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है। So let us now discuss two examples which are given in our NCERT book, and then we will be moving to exercise number 5.1 that we will be doing in our next video. So let us start with first example of NCERT. एग्जाम्पल नंबर है आपका 1 इसमें दिया गया। तो एग्जाम्पल 1 जो है, एग्जाम्पल नंबर 1, तो एग्जाम्पल 1 जो है वो कह रहा है, इफ A, B and C are 3 points on a line। एग्जाम्पल 1 है कि इफ A, B and C are 3 points, आपके पास ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, A, B and C, and B lies between A and C। अब B जो है वो A और C के बीच में लाई कर रहा है, ये आपको गिवन है। देन प्रूव दैट, प्रूव करना है आपको कि AB प्लस BC, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। आपको दिया गया है कि भाई ये 3 पॉइंट्स हैं और B जो है वो A और C के बीच में लाई कर रहा है, तो आपको ये प्रूव करना है कि AB प्लस BC जो है वो AC के इक्वल है, ये आपको इसमें प्रूव करना है। तो अब आप देखें कि जो AC है, AC जो है आपका, इट इज कोइंसाइडिंग, सॉरी, इट इज कोइंसाइड्स विद AB एंड BC। AC जो है इट कोइंसाइड्स, कोइंसाइड मतलब उसी के ऊपर लाई कर रहा है। ये अगर आपको याद हो, एक हमने 4th वाली जो थी यूक्लिड की, जब हम एक्सियम्स डिस्कस कर रहे थे, तो एक यूक्लिड की हमने एक्सियम जो डिस्कस की थी, द थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ये 4th एक्सियम थी, ठीक है। तो कोइंसाइड्स विद AB प्लस BC। अब AC जो है ये AB प्लस BC से के ऊपर कोइंसाइड कर रही है, इसको इसके साथ मीट कर रही है। सो फ्रॉम यूक्लिड्स एक्सियम 4, यूक्लिड एक्सियम 4 जो था कि द थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, थिंग्स which coincide with one another are equal to one another, things which coincide with one another are equal to one another।
तो इसमें अब आपको ये है कि भाई ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के इक्वल ही होगा। तो यहां से आपने निकाल लिया, क्योंकि द थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, उसी पे ऊपर कोइंसाइड कर रहा है तो वो उनके ही इक्वल होगा। हेंस आपने निकाल दिया कि ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के इक्वल है। ये मैंने आपको बोला भी था जब मैंने यूक्लिड के हम एग्जाम डिस्कस कर रहे थे कि वील बी डिस्कसिंग इट इन वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो ये एक वो एग्जाम्पल है जहां पे कि हमने यूक्लिड का एक्सियम नंबर 4 जो है वो उसका रिजल्ट से हमने अपना आंसर लाए हैं। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल है जिसको कि हम डिस्कस करेंगे। एक और एग्जाम्पल दिया गया है इसमें है प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन सेगमेंट। कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो आप किसी भी लाइन सेगमेंट पे बना सकते हैं, ये आपको प्रूव करना है। इसके लिए आपको कंपास की जरूरत पड़ेगी, जो कि जब आप खुद से करेंगे उसको तो आप देखेंगे कि कंपास की हेल्प से आप उसको सर्कल्स उसमें सर्कल जो है वो आपको ड्रॉ करना होगा। तो ये आपका आ गया एग्जाम्पल नंबर 2। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, example number 2 is prove that an equilateral triangle can be constructed on any given line segment। ठीक है, तो ये आपका एक लाइन सेगमेंट है, ये आपकी एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ठीक है, तो अब आपने क्या किया कि एक बार आपने ए को सेंटर पे ए को एज द सेंटर लिया, एक बार आपने ए को सेंटर लिया, ए एज सेंटर एंड ए बी एज द रेडियस। ठीक है, तो उसकी आपने एक बार ए सेंटर लेके ए बी से अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हैं तो एक आपने यहाँ पे ले लिया। ठीक, और दूसरी बार सिमिलरली आपने पॉइंट बी को सेंटर लिया, पॉइंट बी को अब सेंटर ले लिया हमने, सेंटर पॉइंट बी को लिया और बी एज द रेडियस। आपने फिर से एक बार एक सर्कल आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये कहीं पर एक पॉइंट होगा जहां पर कि ये इंटरसेक्ट करेंगे, जिसको कि आप पॉइंट बोलोगे। एक बार आपने ए को सेंटर लेके ए बी एज द रेडियस ले लिया, एक बार आपने बी का सेंटर लेके बी एज द रेडियस पे एक बार आप इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे सर्कल को। ठीक है, यहां से एक बार कंस्ट्रक्ट हुआ और एक बार उधर से कंस्ट्रक्ट हुआ। तो ये जो था ये आपका इधर से आया। ठीक है, एक बार ऐसे सर्कल ड्रॉ होगा और एक बार इधर से आपका सर्कल ड्रॉ होगा। ठीक, अब आपको क्या करना है, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स ए सी एंड बी सी। अब आपने क्या किया कि आपने ये इसको ऐसे एक ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, ए बी और सी, भाई ए सी आपने ए सी का ज्वाइन कर दिया, ए बी को ज्वाइन कर दिया लाइन सेगमेंट्स को, और आपके पास एक ही ट्राइंगल आ गया ए बी सी। ठीक, तो अब ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ये आपका सेम सर्कल का रेडियस हो गया। दूसरा आ गया ए बी इज इक्वल टू बी सी, भाई ये ही आपका सेंटर तो यही है। ठीक है, और रेडियस आपका इतना है, तो ये भी इसका रेडियस ही होगा। इतना तो हमें पता ही है जब हम सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अब यहां से आपने मान लीजिए ओ सेंटर है, ये ए है, ये बी है, ये सब क्या है, ये सब इसके रेडियस हैं। सो ओ ए बी इक्वल ओ बी के, ओ सी के, ओ डी के, ये सब उसके रेडियस हैं। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया और ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया, बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब आपने यूक्लिड की जो फर्स्ट एक्सियम की कि द थिंग्स विच आर इक्वल to the same thing are equal to each other, from Euclid's first axiom,
the things which are equal to each other are equal to another equal thing are equal to each other। अब ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है और ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, तो जो ए सी है वो आपका बी सी के इक्वल होगा और ये तो आपके थे ही ए बी के इक्वल, तो तीनों ही साइड्स जो हैं वो आपकी इक्वल आ गई। सो हेंस वी प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक, अब एक इसमें लास्ट एक थ्योरम दी गई है 5.1, हम उसको डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस डिस्कस थ्योरम एक 5.1 दी गई है, उसकी हम जल्दी से स्टेटमेंट लिखते हैं पहले और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। तो थ्योरम इज योर 5.1 which says two distinct lines, two distinct मतलब अलग अलग लाइन्स, two distinct lines cannot have more than one point in common। Two distinct lines cannot have more than one point in common। अब ये जो है ये अगर आप वैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइन में कि टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करें तो ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो इनका एक ही कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, इसको आपने ए बी नाम दे दो और इसको आप सी डी नाम दे दिया। तो टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव, अब एक से ज्यादा इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो हमने मान लिया कि भाई दो पॉइंट्स हैं, हमने कहा कि भाई बी, सपोज आपने माना, इसको सपोज माने माना, सपोज ए बी एंड सी डी हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। ठीक है कि भाई ए बी और इसके बीच में देयर इज मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, लेकिन आपके पास एक थ्योरम है कि ओनली वन लाइन, ये आपकी जो अभी आपने वो की पोस्टुलेट किया था, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो यहां से ये कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपने सपोज किया, अगर ये जो आपका पोस्टुलेट एक कहता है कि भाई ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये आपका एक पोस्टुलेट कहता है ओनली वन लाइन, सिर्फ एक ही लाइन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के बीच से पास हो सकती है। अगर आप ये कह देते हैं कि भाई इनके बीच में एक से ज्यादा पॉइंट है, तो जब अगर एक से ज्यादा पॉइंट है तो भाई दो लाइंस उनके बीच में नहीं हो सकती। सो इट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग दिस पोस्टुलेट, हेंस वी से दैट ए बी एंड सी डी कैन हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन, जिसको कि आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पी दे सकते हैं, कि दे हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन। सो टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। आप वैसे भी ड्रॉ करते हैं तो भी आपको समझ आ जाएगा भाई दो लाइंस को अगर आप कहीं पे भी, तो एक ही पॉइंट आएगा ऐसा कॉमन जहां पर कि वो इंटरसेक्ट करेगा, बाकी वहां पे नहीं करेगा। So with this you have completed your Euclid's 5 postulates and theorem 5.1 also. So in the next video we will be discussing exercise number 5.1. So hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।